Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. Yes, this is one of the three interactive editions of Market Mantra. We have three back-to-back editions, Saturday, Sunday and Monday. This is the first one of them. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज के दिन हमारा खास कार्यक्रम हुआ करता है प्रसारित, जिसमें लेते हैं आप भाग और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे ये सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2342-1050। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Domestic equity markets lose more than 2% this week and the US markets end higher as investors assess inflation data against the rate hike. बीते कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, प्रमुख सूचकांक 2% से अधिक नीचे आए और अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का आकलन करते हुए निवेशकों ने लिवाली की, प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद। घरेलू शेयर बाजार में कल समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह में प्रमुख सूचकांक 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। कोविड के ताजा बढ़ते मामलों से निवेशकों में बिकवाली की औसत धारणा देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 1493 अंक यानी 2.4% घाटे के साथ 59,845 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 462 अंक यानी 2.5% घटकर 17,807 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों को इस बार अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.6% की बड़ी गिरावट हुई। मिड कैप इंडेक्स 5% नीचे आकर बंद हुआ। शरद जी, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। बाजार में जो बीते सप्ताह छोटी और मझोली कंपनियां काफी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, क्या मुख्य कारण रहे इस बार की गिरावट के और जो उनका प्रभावित हुआ उसके? बहुत सारे विलेन थे मनोज, और अगर हम गहराई में जाएं तो कोरोना जो फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फियर जो था, सबसे बड़ा डर मार्केट में वही था। और चाइना में हम देख रहे हैं कि लाखों लोग प्रभावित हैं, हालांकि वहां से असली आंकड़े नहीं निकल के आते हैं, पर जो न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं, जो वीडियोस निकल के आते हैं, उनको देख के अंदाजा लगता है कि परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हमें याद होगा 2020 का वो मंजर, जब चाइना से ही निकल के ये बीमारी पूरे विश्व को अपने अंदर घेर लिया था। तो मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं फिर वही मंजर ना देखना पड़े, पहली बात। दूसरा, रिसेशन की आहटें सुनाई देती हैं, रह रह कर सुनाई देती हैं, और ये सुनाई ऐसे देती हैं कि आपको यूरोप, ऑलरेडी हम यूके एक्सेप्ट कर चुका है, हम रिसेशन में है, यूरोप में रिसेशन है। अमेरिका में माइल्ड, हालांकि उनके जीडीपी के आंकड़े अभी 3.2% आए हैं, पर कोरोना की वहां पर भी लहर एक दिखाई दे रही है, यूरोप में भी कुछ देशों में दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस समय, निवेशकों को काफी डर है। और अभी फेड हाइक, और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जो खबर नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम लोग मार्केट में, कल हम बैठे थे मार्केट में, बात कर रहे थे कि बैड न्यूज इज बैड न्यूज, गुड न्यूज इज ऑल्सो बैड न्यूज, क्योंकि जब अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े 3.2 आए तो इसको लगा कि भाई बहुत बॉयंट मार्केट है, तो फेड जो है अभी रेट काटने का सिलसिला कम नहीं करेगा, रेट बढ़ाने का स्पीड कम नहीं करेगा।
इसको लेके भी मार्केट में चिंता थी। प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, बीच बीच में रशिया यूक्रेन में एक फ्लेयर अप सा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इस सबको मिला के मार्केट में जो माहौल है थोड़ा ग्लूमी है, और इसी को लेके आपने जो हाल की गिरावट देखी है वो देखी कि कुछ मार्केट थोड़ा सा कुछ मोर्चों पर ओवरबॉट भी था। हम 19,000 टच करने की कगार पे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुल मिला के कारण रहे। हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस बीच हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। दिल्ली से आप प्रेम हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे जो नंबर हैं उन्हें एक बार ध्यान से सुने। 2331-4444 2331-4444। That is 2331-4444। और दिल्ली से हमारे साथ हैं प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछें। हाँ प्रेम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि पीछे यूक्रेन रूस की जो लड़ाई चल रही थी उसमें काफी चीजें महंगी हो गई थी, काफी चीजें यूक्रेन से आती थी। अब ये थोड़ी शांति हो गई है कि अभी क्या कुछ रेट में कमी आएगी उन चीजों में? प्रेम जी देखिए, आपने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, तो उसमें खासकर जो एडिबल ऑयल्स थे और जो अनाज था वो हमने महंगा होते देखा था, क्योंकि वीट का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो वो यूक्रेन उनमें से एक देश है। इसी प्रकार एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है वो भी काफी वहां से आता है, और भी चीजें आती हैं। पर अभी प्रेम जी मैं आपको जो थोड़ा सा यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा वो ये कि अभी रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और युद्ध अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बीच बीच में फ्लेयर अप हो जाता है, एकदम से वहां पर हमले बढ़ जाते हैं, और यूक्रेन में इस समय बिजली और पानी का संकट बना हुआ है, और ठंड वहां पर बहुत भयानक पड़ रही है। तो अभी भी वो जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो चल रही हैं। पर भारत सरकार ने प्रेम जी बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं जिसकी वजह से महंगाई, आपने देखा कि पिछले महीने महंगाई के जो आंकड़े आए 5.88 पर आ गया, सीपीआई जिसकी हम बात करते हैं वो नीचे आया है, और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को ठीक करने के लिए। तो हमारे भारत में तो महंगाई अब कुछ हद तक नियंत्रण में आई है। हालांकि मुख्यतः हम देखें तो खाने पीने की चीजों के दामों में, खासकर सब्जियों के दामों में कमी आई है, जिसकी वजह से महंगाई नियंत्रण में आई है। पर आगे आने वाले समय में आरबीआई भी इस बात को मानता है कि धीरे धीरे महंगाई की दर धीरे धीरे करके कम आएगी, एकदम नहीं होगी। असल में लोग उम्मीद करते हैं कि शायद एकदम से कुछ जादू की छड़ी फिर जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये नीचे आएगी। आप इस बात से आश्वस्त रहें जी। Our next caller is from Jaipur. Jitendra from Jaipur is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ सर, ये मेरा प्रश्न है कि ये फेस वैल्यू 1 रुपया और किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया रहता है, तो क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए जितेंद्र, ये इसका कारण ये रहता है कि कंपनी की मर्जी होती है कि वो 10 रुपए का शेयर निकाले या 1 रुपए का निकाले। पर आपको मैं इसके पीछे एक तकनीकी कारण बता देता हूं। बहुत सारी बार कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट करती हैं। तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि वो अपने, जब किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, मुझे याद है एक कंपनी के शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए तक पहुंचने लगी थी, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ट्रेडिंग होती है उसमें जितेंद्र जी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि आप 1-1 लाख रुपए के शेयर हर आदमी तो अफोर्ड कर सकता है, उसमें छोटे निवेशक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और शेयर के हिस्से तो होते नहीं है। एक शेयर कम से कम आप लेंगे तो अब मान लीजिए किसी ने 10-20 हजार निवेश करना है, तो वो 1 लाख रुपए का शेयर कहां से खरीदेगा? तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उसको स्टॉक स्प्लिट कर देती है, जैसे अपने एक शेयर के 10 हिस्से कर देती है, 1-1 रुपए उसकी फेस वैल्यू रह जाती है। तो वो 1 लाख का शेयर, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अब वो 10,000 रुपए का आ जाता है। तो ये फर्क होता है। बाकी जनरली मैं कहूंगा कि 90% से भी ज्यादा कंपनीज 10 रुपए की फेस वैल्यू पर ही निकालती हैं। वो जो आपको 1 रुपए के शेयर्स दिखते हैं वो ज्यादातर वो स्टॉक स्प्लिट वाले जितेंद्र जी शेयर्स होंगे। आप क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते हैं तो हम नाम लेके तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको प्रिंसिपली इसके पीछे सैद्धांतिक रूप से क्या कारण है वो मैंने आपको जिक्र किया जी। Well, speaking about the markets and the possibilities, there are a lot of investors who want to know now that a lot of experts have been saying that the first half of 2023 might be largely flat in terms of the markets, and the second half is where the returns would come. So if you are a retail investor who is not into trading and who basically has a 3 to 5 year term when you look at the markets, should someone continue their SIPs? Should they withdraw from SIPs? What should they do? I think, Ravi, SIP anyway is a very calculated and a very discrete method of investing, if you talk of because
The advantage of SIP is that you invest every month or every fortnight, every 2 months, whatever is your cycle. And suppose now take the current scenario. For example, Nifty is at 17,800 or so. Now, if somebody is putting in SIP in this month, obviously he would be entering at this level, and somebody would have entered at 18,900 level also, you know. So SIP sort of equalizes, averages out your investment over a period of time. That's the beauty of SIP. So therefore, SIP people, I don't think have any reason to worry if they are long-term investors. The condition is they should be long-term. For remaining investors, I would say I have always been advocating the fact that you should enter on dips. What the mistake people do is they normally buy when the market is at its top, and they start selling when there's a contrarian approach in the market which says otherwise, which says that you should sell when the market is rising and you should buy when the market is falling. So my advice to small investors is that with every dip, they should. And a very pertinent question which somebody asked me is, how do you know that market has bottomed out? Because, I mean, nobody knows the bottom. So I mean, we analyzed and we deeply thought about it. I think the best way to know as to when is the market at the bottom is that if you remember how to make a U. So when you make a U, there are 3 stages in making a U. First, you draw a line downwards, then you take a U, then you take a turn, and then you draw a line upwards. So the best way is when you draw a line downwards, that is when the market is falling, and when it turns around and starts climbing upwards. I think it is better to enter at that time, because if the market is going down, you don't know how far it will go down. As the situation is of now, we don't know, because we are not an independent market. We are governed by international factors, international scenario. We take cues from international markets. I mean, there is a Nifty in Singapore. It's called SGX Nifty, which purely takes its cue in the morning from the US markets, and the rest of the Asian markets. So therefore, I think the advice to investors is that they should buy in smaller lots at each dip, whenever and make sure that you're bargain hunting. You are looking for stocks which are fundamentally strong. You're looking for stocks which are giving you a very attractive book value. You're looking for stocks which are giving you a very attractive PE ratio. You're looking for stocks where the profitability has been very good, where there's a promising future of the company. So I think fundamental analysis is essential, and that should be taken care of. आइए चलें हरियाणा से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर रामपाल जी, स्वागत आपका। सवाल पूछें। नमस्कार सर जी, मेरा नाम रामपाल सुरेती है जी, हरियाणा से। हाँ जी रामपाल जी, नमस्कार। तो सर जी मैं पूछना चाहता था जी, रियल एस्टेट में मैसेज आते हैं हमारे पास में इन्वेस्ट के लिए, तो बिल्डर से बात करता रहता हूँ, वो लोग कहते हैं भाई 24% जो है रिटर्न देंगे, 8.9% लीज गारंटी जी। मतलब आंख बंद करके उनके विश्वास कर लिया जाए जी उनके डॉक्यूमेंट्स पे, कि यार कुछ होता है उसमें? बहुत बढ़िया रामपाल जी, आपने सवाल पूछा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, कभी ना कभी उनको कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया होगा जो कि उनको लुभाता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, यहाँ निवेश करिए, वहां बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, और ये सवाल मैं समझता हूँ देश के हर नागरिक के मन में होना चाहिए। मुझे लगता है रामपाल जी, देखिए मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट पिछले 7, 8, 10 सालों से काफी प्रेशर में था, काफी डिस्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, काफी उसमें उदासी थी, और मार्केट बहुत प्रॉपर्टी लेके वहीं की वहीं खड़ी रहती थी। कई बार तो प्रॉपर्टी गिर भी जाती थी, कुछ एक क्षेत्रों की, कुछ एक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात छोड़ दें, ज्यादातर। अब थोड़ा पिछले हमने देखा 1-2 साल से प्रॉपर्टी मार्केट में फिर हलचल शुरू हुई है, जिसके बाद ये नए प्रोजेक्ट्स और लॉन्च होने शुरू हुए। मुझे लगता है एक आम आदमी को प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले जो चीजें देखनी चाहिए वो मैं आपके लिए लिस्ट कर देता हूं, तो आइंदा से आप जब ऐसे मैसेज देखेंगे तो आप सतर्क रहेंगे, और आपके दिमाग में अगर ये पॉइंट्स रहेंगे तो आप कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा रामपाल जी, वो ये है कि जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो, पहले देखिए एक रेरा है, हर स्टेट का रेरा है, जिसको हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं, उसके अंतर्गत वो प्रोजेक्ट पहली बात रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके पास सारे अप्रूवल्स नहीं है, वो पूरा मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि जो भी प्रोमोटर या बिल्डर है उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उसने कभी पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं? अगर उसने नहीं बनाए हैं तो वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले क्या करता था जो अचानक से रियल एस्टेट मार्केट में आ गया, उसकी आपको हिस्ट्री देखनी। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है तो उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है, थोड़ी सी सांत्वना हो जाती है कि भाई ये पहले भी कई जगह डिलीवर कर चुका है। तीसरा, आपको उसको देखना चाहिए कि वो उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप ये ढूंढ सकें, हालांकि थोड़ा कठिन होता है एक आम आदमी के लिए ढूंढना कि भाई इस व्यक्ति की या इस ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी जेब में 4 पैसे हैं भी कि सारे ये मांग के कर रहा है। और
चौथी एक बहुत जरूरी बात रामपाल जी आपने जो अभी आपने जिक्र किया उसमें से मैं निकालना चाहूंगा, वो ये है कि जब कोई ऐसे लुभावने रिटर्न दे रहा है कि मैं 24% दे दूंगा और मैं ये दे दूंगा, तो वहां पर मुझे लगता है शक की जो सुई है उसको उसकी तरफ इशारा हो जाना चाहिए, क्योंकि 24% रिटर्न किसी भी बिल्डर का देना बहुत कठिन है। शुरू में चेक्स आ जाते हैं, जो आम शिकायत सुनने को मिलती है कि शुरू में चेक्स आ गए साहब, पीडीसी आ गए या ट्रांसफर आ गए, उसके बाद साल 6 महीने 8 महीने बाद सब आना बंद हो गया, ना प्रोजेक्ट में अप्रूवल आया ना कुछ आया। तो इसलिए ये जो लुभावने होते हैं कि हम आपको, हालांकि ये अब आजकल आम है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में मैं ये सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, बैंकों से लोन लेने में समस्या आई थी पीछे काफी सालों में, तो रियल्टर्स ने एक नया तरीका निकाला था कि लोगों से लीजिए, उनको 12% रिटर्न दे दीजिए एश्योर्ड, इतना ही उनको बैंक से मिलता था। उनको लगता था आप सेल्फ फाइनेंसिंग हो गया कि आप पैसा दीजिए, आप ही के पैसे से बना रहे। पर हुआ क्या कि इसकी टोपी उसके सिर पहना दी गई, तो कुछ रियल्टर्स ने थोड़ी शरारत करी, कुछ एक आजकल हवालात की हवा भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं इस कारण से, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, कोर्ट्स ने भी कार्रवाई करी है। तो कुल मिला के आप ऐसे लुभावने मत आइए, आप साइट पे जाइए, पहले देखिए, पहले ये देखिए कि आपको उस जगह की, कल को वो नहीं बिकता है तो आप उस जगह का इस्तेमाल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई ऑफिस है, शॉप है, लैंड है, घर है, जो भी चीज है, तो आपके काम का है, मान लीजिए आपके गले में वो टंग जाता है तो आपके किसी काम का रहेगा, मान लीजिए नहीं बिक पाता है। और जो मैंने बातें अभी बिल्डर्स डेवलपर्स के बारे में बताई है, उनका आप पूरा विश्लेषण करें, उसको एनालाइज करें, उसके बाद आप उसमें पैसा लगाएं, आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई। हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कहीं पर जाया हो, कहीं जाके फंस जाए। जी। Next caller is a regular caller from Kolkata. Otanu Shah is online with us. Otanu, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, yes, sir. Good evening to everybody, sir. It's a holiday and it's also holy day. Sir, my question is, sir, what about it? Self-help group and its criteria, and what's different with entrepreneur? Thank you. Well, I think, Mr. Tanu, two are very distinct and different terms. Self-help group is where, a group of people come together or they register themselves in some form or the other. And it is meant for a certain objective. Let's say there is a self-help group who wants to, take up a social cause, or there is a self-help group who wants to, do some kind of crowdfunding and so on and so forth. Well, entrepreneur is totally different. Entrepreneur is somebody who starts a new business, a startup person or a startup founder, or somebody who wants to be on its own and wants to launch a business. So their group is a group. Entrepreneur is an entrepreneur. So first of all, there is a difference between a singular and plural as well. And secondly, self-help group may not necessarily be for profit, because self-help group can also be for a social cause. For the benefit of the society. Sometimes people, these NGOs, they come up, they want to parallelly take up things, or they want to help the government in, implementing some social causes. So self-help group for business could be only for a limited objective, but they need to be an organization and identity. I mean, it cannot just be a group and running a business for that matter. हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मुंबई से आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछें। हाँ, मुझे कोहली सर से पूछना था कि जो एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे इंडिया में तो मोर अभी एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ हम आउटसाइड देखे डेवलप वर्ल्ड में देखे तो पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब हम जैसे ETF में पैसिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, तो इसमें इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद है? क्योंकि अगर ये देखेंगे मार्केट बढ़ता है तो ये बढ़ते हैं, तो इन लॉन्ग रन ये एक्टिव और पैसिव फंड का जो स्ट्रक्चर ऑफ रिटर्न्स है वो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? सेम रहेगा, अलग रहेगा सर? आशीष, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड रूल तो नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अच्छा रहेगा और पैसिव का बुरा रहेगा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। डिपेंड करता है कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार के हैं, कहाँ किए गए हैं, किस सेक्टर के हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। और आप ETFs की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आजकल बहुत सारे लॉन्च हो गए हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी हैं, कुछ जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड का लेता हूं। और दूसरी बात है, एक्टिव पैसिव कोई ऐसा डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का। एक्टिव पैसिव से आशीष जी मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपको निरंतर, जिसमें सेल परचेज होती रहती है, जिसमें आप निरंतर आपके पास NAV आती रहती है, निरंतर उसमें डिविडेंड मिलता रहता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूं, किसी ने मान लीजिए घर पे ज्वेलरी खरीद के रख दी। अब ज्वेलरी खरीद के आपने लॉकर में रख दी, तो अब वो आपकी 2, 3, 5 साल पड़ी हुई है, बीच में गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई,
तो आपको वो ज्वेलरी भी हालांकि उसमें मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, इम्प्योरिटीज कट जाते हैं, पर फिर भी आपको प्रॉफिट में दे सकती है। तो जिस इन्वेस्टमेंट में आपको लेके भूल जाएं, जहां ज्यादा ट्रेडिंग ना होती हो, उसकी वैल्यू स्वतः बढ़ती जाए समय के साथ, उसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लेते हैं। हम तो कुछ हद तक बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं उसको भी हम कई बार पैसिव इन्वेस्टमेंट लेते हैं, क्योंकि आप एफडी करके मान लीजिए आपने 3 साल की करी, आप करने के बाद आप उसको भूल गए, आप 3 साल बाद बैंक गए, तो इसको भी हम पैसिव कहते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट एक कैटेगराइजेशन है। आप अगर आशीष जी स्पेसिफिकली पूछें तो बेहतर रहेगा। ऐसे एक्टिव पैसिव जनरल बात करें तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है, जो बहुत सारे उदाहरण है उसके, पर ईटीएफ्स के बारे में मैंने आपको बताया, शायद आप उसके बारे में जानना चाहते थे। Our next caller is from Bhopal. Shankar is online with us. Shankar, welcome to Market Mantra. Please put your question. सर गुड इवनिंग। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आप ये बताइए, हाउ टू जज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो यूज इन कैश इन्वेस्टमेंट यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, विच वन इज बेटर, एंड हाउ कैश फ्लो अफेक्ट्स a company's judgment for if it is a better cash flow, positive cash flow company, is it good for investment other than management, how cash flow plays a role in selecting a stock? Thank you. देखिए शंकर, मुझे याद है पिछले हफ्ते भी हमारे एक श्रोता ने कैश फ्लो से संबंधित सवाल पूछा था, मैं उसी को दोहरा देता हूं। मुझे नहीं पता सब श्रोता हर हफ्ते जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस शंकर जब हम करते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट पर निवेश करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हम जब कंपनी के फाइनेंशियल्स रखते हैं सामने, तो उसमें हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, मुनाफा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, उसकी टॉप लाइन, बॉटम लाइन, टॉप लाइन देखते हैं, सेल्स कितनी है, उसकी पीई देखते हैं, अभी मैं जिक्र कर रहा था, उसकी बुक वैल्यू देखते हैं, उसकी ईपीएस हम देखते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना है, वगैरह वगैरह। उसी में से एक क्राइटेरिया होता है कैश फ्लो। और ये बात सच है कि जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी की माली हालत बहुत अच्छी होती, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पर वो कैश के लिए तड़प रही है, कैश उसके पास इतना नहीं है। और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसकी फंडामेंटल्स बाकी अच्छे नहीं है, पर उसके पास कैश अच्छा है। तो ये पहले तो शंकर जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसको इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। यू कैन नॉट लुक एट कैश फ्लो इन आइसोलेशन के खाली अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा, ये बात सच है कि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो उसको कल को इमरजेंसी में अगर इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई नया निवेश करना है, उनको डिविडेंड देना है, उसको लोन रीपेमेंट करना है, कैश के तो अनेकों यूज हैं, तो वो कंपनी थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहती है। पर ये जरूरी नहीं कि अगर कैश फ्लो अच्छा है तो वो कंपनी अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि उसके साथ हमें बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनको साथ रखकर शंकर देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा। पर हाँ, कुल मिला के अगर मैं आपकी बात का बहुत संक्षेप में जवाब दूं तो मैं ये बोलूंगा, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो जी हाँ, कंपनी को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास कैश है तो वो किसी भी कंटिजेंसी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, किसी भी ऐसी संभावना के लिए तैयार रहती है जिसमें शायद बाकी कंपनी अपने आप को ना तैयार रख पाती हो। जी आइए चलें पश्चिम बंगाल, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अभीक। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते, आप लोगों का प्रोग्राम का मैं बहुत ही एक फैन हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अगर क्लियरली मुझे विदाउट एनी एम्बिग्युइटी आंसर दे पाए कि नेक्स्ट ईयर, मैंने कहीं से सुना है कि 23 में यूएस में इलेक्शन है, और उधर में बातचीत ऐसा हो रहा था कि यूएस में हिस्ट्री में जितनी बार इलेक्शन हुआ है उस ईयर में कभी भी शेयर मार्केट को गवर्नमेंट नीचे रख के इलेक्शन जीत नहीं पाया। 60% लोग यूएस शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। सो यूएस मार्केट को ऊपर लेके ही गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहते हैं और करेंगे। इसके बारे में पास्ट को हाईलाइट करके आप अगर कुछ जवाब दें। अभी पहली बात तो ये हम सारे ही आंसर्स जो हैं वो विदाउट एम्बिग्युइटी देते हैं। हम तो कभी भी ये चेष्टा नहीं करते कि आपको अंधेरे में रखे कंफ्यूज करें। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत दुरुस्त है, अभी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आपने जो बात कही कि ऐसा पीछे ट्रेंड देखा गया है कि जब जब यूएस इलेक्शंस होते हैं तो ये तो वहां के स्टॉक मार्केट को देखा जाता है कि वो नीचे ना चली जाए, नहीं तो उस सरकार के ऊपर उंगली उठ जाती है और उसके इलेक्शन का उथल पुथल होने का डर रहता है। अब सच है, अब आपने तो देखा जाए तो अपने सवाल का स्वयं भी जवाब दे दिया है कुछ हद तक के, तो आपने ठीक पॉइंट आउट किया। उम्मीद करते हैं, हालांकि 2023 में आने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे। बट इलेक्शंस आर इन 2024। हाँ, 24। पहली बात तो 2023 में नहीं है,
आप जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं यूएस में, शायद यूएस की सरकार इस बात को ना माने, 2024 में ही वो कराएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज एक्टिव है। नहीं ऐसा मे बी तो एक तो अपनी जानकारी आप ठीक कर लें। बिल्कुल धन्यवाद रवि करेक्शन करने के लिए। 2024 में है तो उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी तो बहुत समय है। अभी किसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत एक्टिव हैं, अमेरिकन फेड का स्टैंस बहुत एक्टिव देखना पड़ेगा, कोरोना साहब वापस दस्तक देने के लिए तैयार बैठे हैं, परेशान कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हलचल फिर से मचा दी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है महंगाई अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है दुनिया के अनेकों भागों से, तो ये सब फैक्टर्स भी प्ले करेंगे। तो ये हम देखिए शेयर मार्केट में अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं इस बात को कह के आपके आंसर को विराम दूंगा कि शेयर मार्केट में कभी भी कोई एक सेट पैटर्न किसी चीज के लिए हम नहीं मान सकते। जो चीज सालों से होती आई वो एकदम से दिखाई देता है कि ये आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। तो जब हम पहली बार हुआ कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पहले नहीं हुआ। तो इसलिए आप जो पहले होता है आपकी बात ठीक है, पर ये इस बात पे तो स्टैंप नहीं है, रबर स्टैंप नहीं है कि हमेशा। अब यूं तो मैं अगर हाल की बात करूं तो क्रिसमस के आसपास हम लोग सैंटा रैली नॉर्मली देखते हैं। क्रिसमस के आसपास आप जनरली स्टॉक मार्केट लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, अच्छे नोट पे, खुशी के नोट पे। पर आपने देखा इस बार तो जो क्रिसमस वीक में क्या हुआ है, आई मीन ब्लैक फ्राइडे तक हमको देखने को मिला, करीब करीब ब्लैक फ्राइडे था। तो कोई एक सेट पैटर्न अभी मन में मत मान के चलिए, आप परिस्थितियों पे नजर रखें और जैसे जैसे इलेक्शन यूएस के नजदीक आएंगे आप मार्केट पे नजर रखिए, पर बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पर भी आप नजर रखिए। Let's quickly take probably the last call in this edition. Pawan from Himachal is on line with us. Pawan, welcome to Market Mantra. Please put your question quickly. सर जय हिंद सर। जय हिंद। ये जानना चाहता हूँ कि जो न्यू पेंशन स्कीम है और पेंशन स्कीम है, इस कुछ स्टेट ने जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे ऊपर चले गए हैं वो, तो क्या हिमाचल जो है वो अगर उसको ओल्ड पेंशन स्कीम को जो अब लागू करेगा तो वो रियली में जो है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या है इसके आर्थिक विश्लेषण जो है वो क्या होगा? देखिए पवन जी, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जब लगाई गई थी तो इसीलिए लगाई गई थी कि लोगों को अपने स्वयं वो कंट्रीब्यूट करें 10% और उसको सरकार उसको निवेश करे जो फंड ट्रस्ट चलाती है और उसमें से पैसा जनरेट। अब ये तो देखिए ये हिमाचल की सरकार, पहले तो आप बहुत ठंडे इलाके से बोल रहे हैं, आपकी आवाज सुनकर ही हमें थोड़ी ठंड लगने लगी। आप हिमाचल में, हम तो यहाँ दिल्ली बैठे हुए ठुठर रहे हैं इस टाइम। तो ये सरकार पे डिपेंड करेगा पवन जी कि वो क्या निर्णय लेती है। अपनी सरकार अपनी फिस्कल पोजीशन देखती है, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड पेंशन स्कीम में फिस्कल लोड ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें पेंशन आजीवन मिलती रहती है और उसी की वजह से सरकार ने इसका नया फॉर्मूला निकाला था, जो नेशनल पेंशन स्कीम निकाली थी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉलिटिकल आंसर इसका है, और सरकार की जो राज्य सरकार है वो क्या निर्णय लेती है। पवन जी, अपनी सरकार जो वहां पर है आप उस पर नजर रखें। सरकारी नुमाइंदों से जो हिमाचल की लोकल खबरें आती रहती हैं, अब सरकार अपनी बैलेंस शीट देखेगी, अपनी जेब देखेगी कितनी गहरी है, और अगर वो अफोर्ड कर सकती होगी, मुझे लग रहा है जो चुनावी वादों के हिसाब से भी सरकार को कई दफे कमिटमेंट पूरा करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, हम उसमें नहीं जाते हैं, पर उम्मीद करते हैं जो भी निर्णय होगा लोगों के हित में होगा। Let's quickly look at the U.S. market in the week gone by. U.S. stocks closed higher yesterday in a light trading day ahead of a long weekend as investors assessed inflation data against rate hike and recession fears, while energy shares jumped on higher oil prices. The S&P 500 climbed 0.6% and the Dow Jones Industrial Average Index added 0.5%. The Nasdaq Composite surged 0.2%. Briefly, Sharad Obhik from West Bengal also asked this question about the U.S. market. U.S. markets, most of the indices are down almost 30-40% in the last 1 year. Where do you see them going in the next year, briefly? Well, I think fingers crossed, because the economic data points, Ravi, would govern the markets more than the U.S. elections, as our honorable listener was saying. So I think let's look at the inflation numbers, the Fed rates, and so many, and Corona out of all the things. Let's see how far Corona goes, and we'll see where it goes. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Sharad, for joining us live in the studios and answering the questions, and thank you to all the listeners who asked their questions in such an engaging manner. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered in this edition. Domestic equity markets lost more than 2% this week, and the U.S. markets ended higher as investors assessed inflation data against the rate hike. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.